Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 4, the Turkish invasion and the establishment of Delhi Sultanate. Student, I hope you all have seen part 1, if not do watch it. And student, I also want to say sorry क्योंकि ये जो part 2 है बच्चा वो मेरी वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गया. तो start करें हमारे part 2 को. So student, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with the Delhi Sultanate. So student, वो पीरियड कौन सा पीरियड बचा 1206 से 1526 का जो पीरियड है लगभग 320 ईयर्स. ठीक है, इस पीरियड को हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड. क्यों बोलते हैं बच्चा दिल्ली सल्तनत पीरियड? क्योंकि इस पीरियड में जितने भी रूलर रहे, जितने भी सुल्तान रहे, उन्होंने रूल किया किसको कैपिटल बना के, दिल्ली को कैपिटल बना के. इसीलिए हम इस पर्टिकुलर पीरियड को दिल्ली सल्तनत पीरियड कहते हैं. आगे क्या बात समझ में? चलो, तो जो वो पीरियड है 1206 से 1526 तक, इस पीरियड को हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत का पीरियड. इस टाइम में जितने भी सुल्तान हुए उन्होंने अपना कैपिटल किसको बनाया? दिल्ली को बनाया. इसीलिए हम इसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी थी मामलुक डायनेस्टी. बताइए, मामलुक स्लेव का ही स्लेव को ही हम मामलुक बोलते हैं बच्चा. ठीक है, स्लेव जो आप लोगों ने सुना होगा, जब ह्यूमन को हम बाय कर सकें और सेल कर सकें, जब हम किसी को बाय और सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट की तरह, तो वो जो ह्यूमन है वो आपका क्या बन जाता है बच्चा? स्लेव. तो पहले बहुत ज़्यादा ऐसे होता था, लोगों को ख़रीद लिया जाता था. तो जो पहली डायनेस्टी दिल्ली की डायनेस्टी बनी उसे हम मामलुक या स्लेव डायनेस्टी बोलेंगे. बच्चा, महमूद गौरी की जो डेथ हुई वो हुई 1206 में, और इसका कोई हायर नहीं था. हायर मतलब इनका कोई बच्चा नहीं था जिसको पूरा के पूरा किंगडम ट्रांसफ़र हो जाए. तो मोहम्मद गौरी के जितने भी वाइसरॉय थे उन सब ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि अब हम इंडिपेंडेंट हैं, और डिफरेंट पार्ट्स जो मोहम्मद गौरी के एम्पायर के जो डिफरेंट पार्ट थे उसमें ये वाइसरॉय इंडिपेंडेंटली रूल करने लग गए. पहले कैसे होता था देखो बेटा, ये यहाँ पर मोहम्मद गौरी बैठा था सेंट्रल अथॉरिटी बन के. ये बी, सी और डी अलग अलग एरियाज़ में उसने वाइसरॉय रख रखे थे. बाद में वो एरिया, जैसे सपोज करो जो ए एरिया है उसका वाइसरॉय बोलने लगा मैं इंडिपेंडेंट किंग हो गया हूँ, बी एरिया का वाइसरॉय भी इंडिपेंडेंट हो गया और किंग बन गया. ठीक, कोई बात. चलो, तो पहले हम लोग देखेंगे किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को. कुतुबुद्दीन ऐबक अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ मोहम्मद गौरीज इंडियाज़ पोजीशन. मोहम्मद गौरी के वो पोजीशन जो इंडिया में थे उनके ऊपर कंट्रोल किसने किया बच्चा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया. ठीक है, और उसने दिल्ली सल्तनत का फाउंडेशन रखा. अ फॉर्मर स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी ही रोज टू द पोजीशन ऑफ जनरल इन द आर्मी. ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनको खरीद कर बाय करके लाए थे. कौन बाय करके लाए थे बच्चा? मोहम्मद गौरी. तो पहले जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के स्लेव थे, पर बाद में ये आर्मी में एक बहुत अच्छी पोजीशन में आ गए बाय डिंट ऑफ इट्स मेरिट, और इसमें खुद में भी बहुत काबिलियत थी जिसकी वजह से ये इस पोजीशन तक पहुंचा. द डायनेस्टी फाउंडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ रेफर्ड टू एज मामलुक और स्लेव डायनेस्टी. वो डायनेस्टी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया उसे हम मामलुक और स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं. आई बात समझ में बच्चा? मामलुक का मतलब ही होता है स्लेव, और अगर हिंदी में बोले तो गुलाम. कुतुबुद्दीन ऐबक, तो बच्चा ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने 4 ईयर ही रूल किया. स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने सिर्फ 4 ईयर रूल किया. 1606 से 1606 नहीं भाई, 1206 से 10 CE तक किसका रूल रहा बच्चा? मतलब 1206 से 1210 तक रूल किया हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने. कोर्ट हिस्टोरियन बताते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जितने भी कोर्ट हिस्टोरियन थे वो बताते हैं कि भाई ये बहुत ही जस्ट, मतलब बहुत ही फेयर, बहुत ही जेनरस, अनसेल्फिश रूलर था. सेल्फिश बिल्कुल नहीं था, बहुत फेयर था. हु लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द सब्जेक्ट. जो उसकी जनता थी, जो लोग थे उसके आसपास, जो उसकी किंगडम में रहने वाले लोग थे, उनका वो बहुत ध्यान रखता था. उनके वेलफेयर पे वो बहुत कॉन्सेंट्रेट करता था.
उसकी इसी जेन्योसिटी की वजह से, बहुत चैरिटी करने की वजह से उसे लक बख्श भी कहा जाता था। तो अगर पूछा जाए 1 मार्क क्वेश्चन में विच मामलुक डायनेस्टी किंग इज़ ऑल्सो नोन एज लक बख्श, तो आप क्या बोलोगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। गिवर ऑफ लैक्स, गिवर ऑफ लैक्स, लाखों रुपए का दान दे देता था और हिंदूज को भी बहुत बढ़िया तरीके से ट्रीट करता था। However, he broke several ancient temples to collect wealth and material required to build mosques and other monuments. पर हाँ, हिंदुओं को ट्रीटमेंट तो उसने सही दिया, पर बेटा इसमें भी कोई गलत बात नहीं होगी कि अगर हम ये कहें कि उसने बहुत सारे टेम्पल्स को तोड़ दिया वेल्थ एक्वायर करने के लिए, मटेरियल एक्वायर करने के लिए। और उसको मटेरियल क्यों चाहिए था? मॉस्क्यूज़ बनाने के लिए, मॉन्यूमेंट्स बनाने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मॉस्क्यूज़ बनाई है, एक बनाई है दिल्ली में और दूसरी बनाई है अजमेर में। पहली दिल्ली में, दूसरी अजमेर में, ठीक है। 2 बड़ी मॉस्क्यू बनाई है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, एक दिल्ली में और दूसरी अजमेर में। जो कुतुब मीनार है बच्चा, वो भी एक मॉन्यूमेंट है जिसकी स्टार्टिंग किसने की थी बच्चा? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर वो उसको कंप्लीट नहीं करा पाए, तो कंप्लीट किया उनके सक्सेसर्स ने। कुतुब मीनार ऐसा तो नहीं था बेटा 1 साल 2 साल में बन जाती, तो कुतुब मीनार की स्टार्टिंग कुतुबुद्दीन ऐबक करा गए थे, पर वो उसको कंप्लीट नहीं करवा पाए। कंप्लीट करवाया उनके सक्सेसर ने, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। एडेड द 5th एंड लास्ट स्टोरी टू इट। इल्तुतमिश उनका जो सक्सेसर था उसने उसको कंप्लीट करवाया। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक थे उन्होंने उसके ऊपर 5th स्टोरी बनवाई और वहाँ पर वो कंप्लीट हो गया। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? इल्तुतमिश कौन थे बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर, जिन्होंने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने जो छठा माला था वो और उसके ऊपर जोड़ दिया। कुतुब मीनार एक मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट है इंडिया का। कुछ हिस्टोरियंस का बिलीव है कि इट वॉज यूज्ड एज minaret बाय द मुएज़्ज़िन टू समन मुस्लिम फॉर प्रेयर। जो मुएज़्ज़िन थे वो इसको, इस minaret का यूज़ करते थे लोगों को प्रेयर के लिए कॉल करने के लिए, ठीक है। आज भी हम लोग देखते हैं कि वो लाउड स्पीकर पे वो अजान के लिए कॉल करते हैं ना, तो उस टाइम में इस बिल्डिंग का यूज़ किया जाता था टू कॉल मुस्लिम्स फॉर प्रेयर्स, ठीक है। स्टूडेंट 1206 में रूल स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक में और 1210 में उसकी डेथ हो गई थी। तो जब 1210 में उसकी सडन एक्सीडेंटल डेथ हुई, कैसे हुई थी? वो हॉर्स के ऊपर से गिर गया था, ठीक है, फॉल फ्रॉम द हॉर्स। कुतुबुद्दीन डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंशियल फॉल फ्रॉम अ हॉर्स। हॉर्स के ऊपर से गिरा, उसकी डेथ हो गई। दो ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुतुबुद्दीन वॉज अल्टीमेटली रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश। नो डाउट कि उसको जो सक्सीड किया था वो कुतुबुद्दीन ने किया था, पर अल्टीमेटली जो पूरा राजपाट था वो किसने ले लिया? पूरी की पूरी किंगडम किसने एक्वायर कर ली? इल्तुतमिश ने, उसकी सन इन लॉ ने। क्लियर हुई बात? फिर से देखो, दो ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन कुतुबुद्दीन वॉज अल्टीमेटली रिप्लेस्ड बाय इल्तुतमिश, पर फाइनली किसके पास आई किंगडम? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन थे? सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। इल्तुतमिश ने 10 से 36 तक रूल किया, 1210 से 1236 तक रूल किया, 26 ईयर रूल किया भाई हमारे इल्तुतमिश ने। ये बहुत ही कैपेबल रूलर थे। फाइनली उन्होंने जितना भी पोजीशंस थे उनको कंसोलिडेट किया मतलब इकट्ठा किया, और सारे सेंट्रल रूल रेगुलेशन वहाँ पर फॉलो करवाए। एंड देन एस्टेब्लिश्ड हिज पोजीशन थ्रू shrewd एंड क्लेवर हैंडलिंग ऑफ दोज हु चैलेंज्ड हिज अथॉरिटी। सो स्टूडेंट, बड़ी ही श्रूड मतलब होता है चालाकी से, क्लेवर मतलब होता है होशियारी से। बड़ी ही चालाकी से, बड़ी ही होशियारी से उसने उन सब लोगों को हैंडल किया जो उसकी अथॉरिटी को चैलेंज करते थे, ठीक। कोई बात? कंसोलिडेट करना मतलब अपने रंग में रंग लेना, अपने रंग में रंग लेना मतलब लाल पीला कर देना नहीं बेटा। मतलब कई बार क्या होता है, एक किंगडम आपने जीती, उसके बाद दूसरी जीत ली और यहाँ पर आप अपने आप को प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाए। तो कंसोलिडेट करने का मतलब होता है कि लोगों को रियलाइज़ करा देना भाई कि आप अब मेरी किंगडम के पार्ट हो। उसने पूरे पोजीशंस को कंसोलिडेट किया, अपनी पोजीशन को एस्टेब्लिश किया थ्रू श्रूड एंड क्लेवर हैंडलिंग ऑफ दोज हु चैलेंज्ड हिज अथॉरिटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, ऐसे तो तुम इसके साथ भी था। तो उन्होंने बहुत ही श्रूड
वे में, क्लेवर वे में उन सब को हैंडल किया। वो टर्किश नॉवल हु हैड चैलेंज हिज क्लेम टू द थ्रोन वर सप्रेस, जितने भी टर्किश नॉवल थे जो उसके क्लेम को चैलेंज करते थे उन सबको सप्रेस किया। सप्रेस किया मतलब उनकी आवाज़ को दबा दिया, है ना, उनकी जो स्पिरिट थी उसको ख़त्म कर दिया। द रिवोल्ट ऑफ खिलजी गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज क्रेज्ड, खिलजी का एक गवर्नर था बंगाल में, उसने रिवोल्ट कर दिया था, उसके रिवोल्ट को पूरी तरह क्रश किया इल्तुतमिश ने। ठीक है, खिलजी के जो गवर्नर थे, खिलजी गवर्नर बंगाल के, ठीक है, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। किसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया भैया? हमारे इल्तुतमिश के अगेंस्ट में, तो इसको भी पूरी तरह क्रश कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने बोला खिलजी के गवर्नर, खिलजी के गवर्नर नहीं, देखो बंगाल में एक गवर्नर अपॉइंट किया जो था खिलजी, ठीक है, वो बाद में रिवोल्ट करने लगा तो उस रिवोल्ट को पूरी तरह क्रश किया, ख़त्म किया इल्तुतमिश ने। The power of his external rivals, rulers of Ghazni and Multan was destroyed. गजनी के रूलर्स, मुल्तान के रूलर की जो पावर थी उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय किया इल्तुतमिश ने। एक न्यू डेंजर उसके सामने आया था, वो डेंजर था चंगेज़ खान, और कुछ लोग उसको गैंगीज़ खान भी बोलते हैं। तो ये जो न्यू डेंजर आया था किसके सामने? मंगोल चीफ का। कौन मंगोल चीफ? चंगेज़ खान का। किसके सामने आया था? इल्तुतमिश के सामने आया था, क्योंकि वो इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंच गया था इन परस्यूट ऑफ शाह ऑफ पर्शिया। प्रेजेंट डे हम जिसको ईरान बोलते हैं बेटा, पहले उसको पर्शिया बोलते थे। तो पर्शिया के जो शाह थे वो इंडियन बॉर्डर तक आ गए थे अपने आप को बचाने के लिए, और चंगेज़ खान उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे तक आ गया था। तो ये जो शाह थे इन्होंने क्या किया, ये भाग कर इंडिया की तरफ आ गए कि कोई ना कोई तो राजा होगा जो मुझे शेल्टर दे देगा, पनाह दे देगा, मुझे अपने पास रखने का। पर इल्तुतमिश ने पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई हम आपको तो पनाह नहीं दे सकते, शेल्टर नहीं दे सकते, अगर हमने ऐसा किया तो हमें कौन बचाएगा? भाई चंगेज़ खान उस टाइम का माना हुआ राजा था, बिल्कुल जहाँ अटैक करता सब कुछ ख़त्म कर देता। कंपटीशन चलते थे इनके मंगोल आर्मी में कि कौन कितने सर काट सकता है, कौन कितनी डेंजरस डेथ किसी को दे सकता है, तो ऐसी आर्मी से कौन लड़ेगा। तो इल्तुतमिश ने बोला पोलाइटली कि भैया हम तो आपको पनाह, रिफ्यूजी शेल्टर नहीं दे पाएंगे, अगर हमने ऐसा किया तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, हम इंडिया को सेव नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्लीज़ आप जाए यहाँ से, चले। इल्तुतमिश पोलाइटली रिफ्यूज़ टू गिव हिम रिफ्यूज़ एंड बाय डूइंग सो सेव्ड इंडिया, और ऐसा करके उसने इंडिया को सेव कर लिया। नहीं तो गंगीज़ खान छोड़ता नहीं भाई, इंडिया को पूरी तरह लूट पाट करके ले जाता, मारता। आफ्टर गेटिंग रिड ऑफ हिज एनिमीज, इल्तुतमिश डिफीटेड राजपूत रूलर ऑफ उज्जैन। पहले तो देखो उसके अंदर जो एनिमीज़ थे जो उसको पहुंचा सकते थे टर्किश ही, पर उसे पसंद नहीं करते थे, तो इन सबको ख़त्म किया। और उसके बाद वो पहली बार लड़ा राजपूत रूलर से, कहाँ के? उज्जैन के। फिर रणथंबोर, फिर मालवा, फिर ग्वालियर, यहाँ सब राजपूत रूलर थे, उज्जैन में भी, रणथंबोर में भी, मालवा में भी, ग्वालियर में, सबसे लड़ा और सबको डिफीट भी किया। फिर उसने पूरे नॉर्थ इंडिया को अपनी किंगडम में मिला लिया, अप टू रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा तक उसका कंट्रोल पहुंच गया। जो बगदाद के कैलिफ थे उन्होंने भी उसे रिकॉग्नाइज किया। द कैलिफ ऑफ बगदाद रिकॉग्नाइज्ड हिम एज द सोवरेन ऑफ इंडिया। इंडिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति का कंट्रोल रहेगा, और वो रहेगा कौन बच्चा? इल्तुतमिश। ऐसा किसने भी बोल दिया? बगदाद के कैलिफ ने। अब ये कैलिफ कौन होते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चा खलीफा। क्या बोलते हैं? खलीफा। ये मुस्लिम वर्ल्ड का रिलीजियस हेड होता है। कैलिफ इज़ द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। तो बगदाद के जो खलीफा थे उन्होंने भी रिकॉग्नाइज किया सोवरेनिटी ऑफ हुम? इल्तुतमिश, कि ये बढ़िया इंडिया में अच्छे से रूल कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इल्तुतमिश ने फिर ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया अपने फाइनेंस को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। सल्तनत में फाइनेंस के बिना क्या कुछ हो सकता है? किसी भी किंगडम में कुछ नहीं हो सकता है। उसने पूरी एम्पायर को डिवाइड कर दिया छोटे छोटे प्रोविंसेस में, जिसको क्या बोला? इक्तास। हर इक्ता को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक ऑफिसर अपॉइंट किया जिसे बोला इक्तेदार। पूरे के पूरे किंगडम को, प्रोविंस को डिवाइड कर दिया इक्ता में। हर इक्ता का होता है एक इक्तेदार जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता और लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करता। तो बेटा ये जो मैप आप देख रहे हो ये किसका ही है? इल्तुतमिश के लैंड एरिया की। इल्तुतमिश किस किस पार्ट पे कंट्रोल करता था? देखो यहाँ से ये पूरा, ये यहाँ पर आपको दिखेगी रिवर नर्मदा,
पूरा नॉर्थ लगभग इल्तुतमिश के कंट्रोल में था। इल्तुतमिश वो पहले थे जिन्होंने गोल्ड और सिल्वर कॉइन मिंट किए। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करा दिया। ही ऑल्सो बिल्ट हिज ओन टूम इन रेड सैंडस्टोन, अपना खुद का टूम भी बनवा दिया उन्होंने रेड स्टोन से। वो आर्ट लर्निंग का बहुत बड़ा पैटर्न था। जो इंटेलिजेंट लोग थे उनको अपने किंगडम में रखता था, उनको बोलता था आप फंड की चिंता नहीं करो, आप आराम से काम करो, आपकी जो भी नीड्स होगी मैं पूरी कर दूंगा। इसको ही बोलते हैं बेटा पैटर्न करना। जितने भी लर्नड स्कॉलर थे ड्रिवन इनटू एग्जाइल फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ एशिया फाउंड रिफ्यूज इन हिज कोर्ट। बेटा जितने भी पैट्रन्स थे मतलब जितने भी लोग थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे लर्नड स्कॉलर थे, उनको अगर कहीं पे भी रिफ्यूज़ नहीं मिल रहा है, कहीं पे भी पनाह नहीं मिल रही है, तो वो इल्तुतमिश के किंगडम में आते थे और इल्तुतमिश उन सबको रख लेता था। ठीक, कोई बात, चलें आगे। स्टूडेंट्स, कुछ हिस्टोरियंस इल्तुतमिश को ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत मानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ठीक है डायनेस्टी बनाई, पर ट्रू फाउंडर कुछ लोग किसको ही मानते हैं बच्चा? इल्तुतमिश को ही मानते हैं, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि जो लूजली पैक्ड जो गौरी की टेरिटरीज थी उनको कम्प्लीटली अकोमोडेट करने का काम किया किसने ही बच्चा? हमारे इल्तुतमिश ने। ठीक, कोई बात। इल्तुतमिश इज रिगार्डेड एज द ट्रू फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही ट्रांसफॉर्म द लूजली knit गौरी टेरिटरीज इन इंडिया इनटू स्ट्रॉन्ग वेल डिफाइंड कॉम्पैक्ट स्टेट। आई बात समझ में? गौरी ने ये एरिया जीता, ये जीता, फिर ये जीता और ये नहीं जीता, पर इसको कॉम्पैक्टली पैक करने का काम किसने किया बच्चा? इल्तुतमिश ने। ठीक, कोई बात। फिर यहाँ पे डिस्कशन में दिया भी है कि आपके अकॉर्डिंग रियल फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक है कि इल्तुतमिश है? तो नो डाउट इल्तुतमिश ही है, क्योंकि इसने लूजली नेट जो गौरी की टेरिटरीज थी उसे स्ट्रॉन्ग वेल डिफाइंड कॉम्पैक्ट स्टेट में लेके आए। और बच्चा हो सकता है कुतुबुद्दीन ऐबक भी ऐसा कर लेता, पर ये सिर्फ कितने ईयर रूल कर पाया बेटा? सिर्फ 4 ईयर ही रूल कर पाया। रज़िया सुल्तान। इल्तुतमिश नॉमिनेटेड एज डॉटर रज़िया एज हिज सक्सेसर। इल्तुतमिश ने पहले ही बोल दिया था कि वे मेरा सक्सेसर, मेरा कोई बेटा नहीं बनेगा, मेरी सक्सेसर मेरी बेटी ही बनेगी जिसका नाम है रज़िया। जो नॉबल्स होते हैं बच्चा उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक औरत हमारे ऊपर कैसे रूल करेगी। हिज नॉबल्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रूल्ड बाय वीमेन। ठीक है तुम्हारी बेटी थी, तुमने एग्री कर लिया, पर भाई हम एग्री नहीं होंगे, हम कैसे मान लें कि कोई औरत हमारे ऊपर रूल करेगी। सो प्रिंस रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह वॉज मेड द सुल्तान। इन्होंने इल्तुतमिश की बात नहीं मानी और रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह को क्या बना दिया, जो कि प्रिंस था, क्या बना दिया? सुल्तान बना दिया। लोग रुकनुद्दीन अजीब टाइप के प्लेजर लविंग थे भाई। उन्होंने क्या किया? उनका जो प्लेजर लविंग था, आरामी जीवन, लग्जीरियस लाइफ, वो एक वर्थलेस रूलर साबित हुए और एक बहुत छोटे टाइम 7 मंथ के टाइम के बाद ही उसे डिपोस्ट किया गया और रज़िया ने थ्रॉन असेंड कर लिया। क्योंकि जब एक राजा अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली नहीं निभाएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसे कोई ना कोई तो रिप्लेस कर ही देगा। तो रज़िया ने डिपोज किया किसको? रुकनुद्दीन को, और खुद थ्रॉन असेंड कर लिया। और इल्तुतमिश की इच्छा भी यही थी। ये एक इमेज है बच्चा जो पोर्ट्रे करता है किसको? रज़िया सुल्तान को, कि बहुत ही एक ब्रेव इंटेलिजेंट जस्ट वीमेन थी। रज़िया बहुत ही ब्रेव थी, इंटेलिजेंट थी, एक जस्ट वीमेन थी, वुमन थी। बहुत सारी नहीं, एक ही औरत है, वुमेन थी, है ना। चलो, उसके पास वो सारी क्वालिटीज़ थी जो एक ग्रेट मोनार्क में, एक अच्छे राजा में होनी चाहिए थी। वो ओपन दरबार लगाती थी, है ना, और बिजनेस ट्रांजेक्ट करती थी, ट्रांजेक्टेड द बिजनेस। अपना काम वो बहुत अच्छे से करती थी, ओपन दरबार लगाया, बिजनेसेस, पूरी तरह मेल की तरह ही अपने आप को ड्रेस करती थी। शी ड्रेस लाइक अ मेल, हॉर्स रोड कर लेती थी, आर्मी को लीड कर लेती थी बैटल्स में। द वेलफेयर ऑफ हिज सब्जेक्ट इज़ प्राइमरी ड्यूटी। और उसको ये भी पता था कि वॉर लड़ना, घोड़े पे बैठना, ये तो दूसरी चीज़ें हैं, पर मुझे पहला काम करना है, अपने लोगों को सर्व करना है। तो वो इस ड्यूटी को भी बहुत अच्छे से निभाती थी। तो रज़िया सुल्तान अच्छी सुल्तान थी कि नहीं? क्यों नहीं थी? वो ब्रेव थी, इंटेलिजेंट थी, जस्ट वुमेन थी।
और उसमें ग्रेट मनार्क की सारी क्वालिटीज़ थी। वो ओपन दरबार लगाती थी, ट्रांजैक्टेड बिजनेस किया उसने, मैन की तरह ड्रेस पहनती थी, हॉर्स राइडिंग उसे आती थी, आर्मी को लीड कर लेती थी और वेलफेयर उसकी प्राइमरी ड्यूटी थी। उसे पता था कि मुझे वेलफेयर करना है। पर स्टूडेंट जो प्रोविजनल गवर्नर्स थे उन्होंने उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट किया। रज़िया ने खूब ट्राई किया कि भैया मैं सारे रिवोल्ट को क्रश कर दूं, बट वॉज डिफीटेड एंड इम्प्रेशन, पर हार गई। शी वन ओवर द लीडर ऑफ द रिबेल्स अल्तूनिया। पर यहीं पर एक टर्न आया। ये जो जितने भी रिबेलियन थे इनका एक लीडर था जिसका नाम है अल्तूनिया। उसने उस लीडर से मैरिज कर ली, शादी कर ली, और फिर तो लाइफ सेट थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। देयर अटेम्प्ट टू रिकवर द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंडेड इन फेलियर ऑफ बोथ वर किल्ड। पर जब ये वापस आई बेटा कि देखो, पहले तो क्या हुआ, जितने भी प्रोविजनल गवर्नर्स थे उन्होंने उससे क्या किया, रिवोल्ट किया। रज़िया ने क्रश करने की कोशिश की पर हार गई। फाइनली वो जेल में चली गई। जेल में वो मिली अल्तुनिया से, मतलब वहीं कहीं मिली होगी अल्तुनिया से, उसने शादी कर ली। वापस ये दिल्ली का मतलब अपना ताज लेने आए तो उन्हें ताज तो मिला नहीं, अल्टीमेटली उन दोनों को ही किल कर दिया गया। अल्तुनिया को भी किल कर दिया गया और रज़िया को भी किल कर दिया गया 1240 में। चलो, डिड यू नो सेक्शन भी अच्छा है, पढ़ लेते हैं। रज़िया सुल्तान एक रोमांटिसाइज्ड फिगर थी इंडियन हिस्ट्री की। उन्हें लव हुआ किससे? याकुत से। किससे हुआ बच्चा? एक अबिसिनियन स्लेव था याकुत, उससे उन्हें प्यार हो गया। किसको? रज़िया को। ये स्टोरी चलती गई, ठीक है। ये स्टोरी जब अल्तुनिया के पास पहुंची तो अल्तुनिया को तो ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अल्तुनिया और रज़िया चाइल्डहुड फ्रेंड थे। जब ये बड़े हुए तो अल्तुनिया को खुद लव हो गया था रज़िया से, तो अल्तुनिया खुद रज़िया से शादी करना चाहता था। पर अब अल्तुनिया को तो किससे लव था बच्चा? याकुत से लव था। तो वो अल्तुनिया के पास वापस नहीं आना चाहती थी। पर अल्तुनिया ने भी सारी प्लानिंग प्लॉटिंग की और याकुत का मर्डर कर दिया, रज़िया को जेल में डाल दिया। रज़िया ने अपने आप को बचाने के लिए डिसाइड किया कि चलो अब मैं अल्तुनिया से शादी कर लेती हूँ, और की। इसके बाद रज़िया सुल्तान की डेथ हो गई 1240 में। उसके बाद जो 6 ईयर का पीरियड रहा बेटा, बहुत ही इंटरनल स्ट्राइफ और टर्मोइल का रहा। कभी कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो बच्चा, इंटरनल स्ट्राइफ का मतलब होता है आपस में ही एक ग्रुप के ही लोग ही लड़ रहे हैं। टर्मोइल बहुत परेशानी वाला टाइम है। सब नॉवल प्लेस्ड नसरुद्दीन महमूद द यंगेस्ट सन ऑफ इल्तुतमिश ऑन द थ्रोन। तो भैया अब रज़िया के बाद कौन आ गए? नसरुद्दीन महमूद, मोहम्मद नहीं महमूद। ये सबसे छोटे बेटे थे इल्तुतमिश के। ही वॉज वर्चुअस पर्सन बट वीक एंड इनएक्सपीरियंस्ड। किस्मत अच्छी थी कि ताज तक पहुंच गए, पर वीक थे, इनएक्सपीरियंस थे। तो गयासुद्दीन बलबन ने पावर अपने हाथ में ले ली, जो कि नोबल का ग्रुप था उसके लीडर थे गयासुद्दीन बलबन। उन्होंने पावर अपने हाथ में ले ली और स्टेट के अफेयर्स को मैनेज करने लगे। बलबन रूल्ड द सल्तनत फॉर 20 ईयर्स ऑन बिहाफ ऑफ नसरुद्दीन। नसरुद्दीन के बिहाफ पे उन्होंने 20 ईयर पूरे सल्तनत को रूल लिया। मतलब नसरुद्दीन कौन थे? पपेट किंग। पपेट किंग मतलब कठपुतली राजा। रियल जो सल्तनत को चलाने का काम कर रहे थे वो थे गयासुद्दीन बलबन, और पपेट किंग कौन थे? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन की डेथ हो जाती है बच्चा 1266 में। कब डेथ होती है नसरुद्दीन की? 1266 में। तो जो बलबन थे वो थ्रोन को असेंड कर लेते हैं, दिल्ली के पहले भी वही चला रहे थे, और फिर 20 ईयर तक रूल करते हैं। 1266 से 86 तक किसका रूल रहता है बच्चा? गयासुद्दीन बलबन का। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन बहुत एक्सपीरियंस थे, कैपेबल रूलर थे। उन्होंने डिवाइन किनशिप की थ्योरी को पे बिलीव था कि जो किंग होता है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है अर्थ के ऊपर। जो किंग है, जो राजा है, वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड का अर्थ के ऊपर। इस डिवाइन थ्योरी पे बिलीव करते थे गयासुद्दीन बलबन।
और ऐसा कहा जाता है कि जो घियासुद्दीन बलबन थे वो कभी स्माइल नहीं करते थे, कभी अपने कोर्ट में लोगों को लाफ़ नहीं करने देते थे, जोक नहीं होते थे उनके कोर्ट में। जो नॉवेल्स थे उनको नील डाउन होना पड़ता था और ग्राउंड को टच करना पड़ता था विद देयर फोरहेड टू शो द रिस्पेक्ट घियासुद्दीन बलबन के रीन में, क्योंकि उसने अपने आप को तो गॉड के बराबर रख लिया था। तो जितने भी नॉवेल्स थे वो नील डाउन होते थे और ग्राउंड को टच करते थे अपने फोरहेड से, सर से। किसके रिस्पेक्ट में? घियासुद्दीन बलबन के रिस्पेक्ट में। घियासुद्दीन मेड द मोनार्की एब्सोल्यूट एंड ऑल पावरफुल। बलबन ने मोनार्की को एब्सोल्यूट मोनार्की बनाया, पूरी पावर अपने पास में रखी, आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया, उसकी इन्फेंट्री पैदल चलने वाले जो सैनिक हैं, कैवलरी घोड़े पे चलने वाले जो सैनिक हैं, उनको वापस से नई स्ट्रेंथ के साथ फिर से मैनेज करना स्टार्ट किया। बड़े बड़े फोर्ट्स इरेक्ट करवाए, स्ट्रेटेजिक प्लेसेस, जितने भी स्ट्रेटेजिक प्लेसेस थी वहाँ पर फोर्ट बनवाए। सिपाही सिस्टम स्टार्ट किया, मतलब जासूसी करवाना चालू किया। उसके किंगडम में कोई उसके अगेंस्ट में प्लानिंग तो नहीं कर रहा है, कोई किंग उसके ऊपर हमला तो नहीं करने वाला। इसके लिए एक बहुत बढ़िया ज़ोरदार सिपाही सिस्टम इसने बना लिया। किसने? घियासुद्दीन बर्मन ने। A tribe that robbed travelers and created serious law and order problems was ruthlessly suppressed. ट्राइब जो कि ट्रैवलर्स को लूट लेती थी, ठीक है, उनके लिए सीरियस लॉ एंड ऑर्डर बनाए और जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको रूथलेसली सप्रेस करता, बिना सोचे समझे कि इससे कोई लॉस होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है, लोग उसके खिलाफ जाने वाले हैं, ये सब बिना सोचे वो उस प्रॉब्लम को वहीं सप्रेस कर देता। सिक्योरिटी थी, स्टेबिलिटी थी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी रिप्लेस लॉलेसनेस एंड डिसऑर्डर। तो जितना भी डिसऑर्डर था, जितना भी लॉलेसनेस की जो सिचुएशन थी, उसको स्टेबिलिटी भी मिली और सिक्योरिटी भी मिली, ठीक है। स्टेबिलिटी, डिसऑर्डर को मिली स्टेबिलिटी, और जितना भी नियम कानून के बिना लोग अपने अपने हिसाब से चलते थे, अब वैसा कुछ भी नहीं होगा। सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी आ गई और रिप्लेस हो गए हमारे लॉलेसनेस और डिसऑर्डर। बहुत ही पीसफुल और स्टेबल कंडीशन थी, फेवरेबल थी डेवलपमेंट के लिए। एग्रीकल्चर देखो, अब आपकी स्टेट में कोई आपको लूट नहीं रहा है, सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, कोई लॉलेसनेस नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है, तो एग्रीकल्चर डेवलप करेगा, ट्रेड डेवलप करेगा, कॉमर्स डेवलप करेगा और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी किंगडम में। इकोनॉमिक एग्रीकल्चर में जितना ज़्यादा ग्रोथ होगा, किंग को उतना ज़्यादा टैक्स मिलेगा, जितना ज़्यादा टैक्स किंग को मिलेगा, किंग उतना रिच होगा, उतने वेलफेयर के काम करवाएगा। घियासुद्दीन बलबन ने जितने भी टर्किश नॉवल थे जो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे थे कि आने वाले टाइम में भाई अब हम भी रूलर बन सकते हैं, उन सबको मर्सीलेसली वो बिल्कुल बहुत बुरे तरीके से सप्रेस किया। जो गवर्नर थे बंगाल के, तुगरिल खान, रिवोल्टेड अगेंस्ट द सुल्तान एंड बिगेन टू रूल इंडिपेंडेंटली। तो जो तुगरिल खान थे, उन्होंने, तुगरिल कौन थे, कौन बचा? बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने सुल्तान के अगेंस्ट में रिवोल्ट किया और बोला अब मैं इंडिपेंडेंटली रूल करूँगा। तो बलबन जो उस टाइम तक 70 साल के हो चुके थे, 70 ईयर के हो गए थे, पर्सनली उन्होंने मार्च किया वहाँ तक। तुगरिल खान, हिज एंटायर फैमिली एंड ऑल हिज सपोर्टर्स वर किल्ड। तो देखो भाई 70 साल की एज में भी उसमें इतनी दम थी कि बलबन कहाँ तक पहुँचा, बंगाल तक पहुँचा। पहुँचने के बाद तुगरिल खान उसकी पूरी फैमिली को मारा और पूरी तरह रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया। बलबन नेवर लेफ्ट हिज कैपिटल टू कनकर न्यू टेरिटरीज। बेटा बलबन कभी भी अपनी टेरिटरी को छोड़ के नहीं जाता था न्यू टेरिटरीज को जीतने के लिए। उसे पता था कि उसके पास बहुत वेल इक्विप्ड आर्मी है। क्या बात है, फिर ध्यान से सुनना, बलबन ने कभी भी अपनी कैपिटल को छोड़ा नहीं न्यू टेरिटरीज को जीतने के लिए, जबकि उसके पास वेल इक्विप्ड आर्मी थी। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो श्योर था कि अगर वो वहाँ से निकला तो जो मंगोल्स हैं वो इस पोजीशन का, इस टाइम का एडवांटेज उठा लेंगे और उसकी किंगडम को इन्वेड कर देंगे, लूट लेंगे। ठीक हुई बात। तो यहाँ पे पॉइंट समझ में आया कि वो अपनी किंगडम, अपने कैपिटल को छोड़ के कहीं नहीं जाता था, क्योंकि उसे लगता था कि जो मंगोल्स हैं वो एडवांटेज उठा के किंगडम को इन्वेड करने आ जाएंगे। उसने अडॉप्ट किए बहुत सारे मेजर्स, कहाँ पर? अपने डिफेंस में अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन। ही अडॉप्टेड सेवरल मेजर्स टू स्ट्रेंथन हिज डिफेंस। अपने डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए। पहला मेजर था, उसके जितने भी बेटे थे उन सबको गवर्नर बना दिया और जितनी भी फ्रंटियर प्रोविंसेस थे
फ्रंट में जो प्रोविजंस थे, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, वहाँ अपने बेटों को गवर्नर बना के भेज दिया। न्यू फोर्ट बनवाए, ओल्ड ओल्ड को रिप्लेस करवा दिया। कुछ की जगह बिल्कुल नए बन गए, कुछ जगह उन्हीं को रिपेयर करा दिया गया। तो उसने न्यू फोर्ट बनाए, जो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में थे उनको फिर से बनवा दिया और कुछ को रिपेयर करा दिया। आर्मी वॉज ऑलवेज कैप्ट इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस, और आर्मी को हमेशा इस तरीके से रखा जाता कि आज लड़ाई हो जाए, इस मिनट में लड़ाई हो जाए, इस घंटे में लड़ाई हो जाए, आप हमेशा रेडी रहो। तो पहला काम क्या किया उसने, अपने बेटों को गवर्नर बना दिया फ्रंटियर प्रोविंसेस के। फिर ओल्ड फोर्ट को रिपेयर कराया, नए फोर्ट बना लिए। आर्मी को हमेशा रेडी रखता, लड़ने के लिए तैयार। बलबन की डेथ होती है 1286 CE में। उसके जो सक्सेसर होते हैं वो वीक और इनकॉम्पिटेंट होते हैं। 4 साल बाद ही जो मामलुक डायनेस्टी थी वो ख़त्म हो जाती है। जो दिल्ली सल्तनत होता है वो खिलजी डायनेस्टी के पास आ जाता है। अब हम खिलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली। इफ यू एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।